हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। 31 जनवरी, जनवरी का महीना बहुत लंबा बीता। फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग आज की करंट अफेयर और रोजाना की तरह पहले 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करेंगे पिछला करंट अफेयर, उसके बाद आज की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है 2024 में जेनेनिक सिनर ने, और ये इटली के हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सेबलेंका ने, और ये बेलारूस की हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल का खिताब जीता रोहन बोपन्ना और मैथ्यू इब्डेन ने। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। और FIH हॉकी 5 महिला विश्व कप जीत लिया नीदरलैंड ने भारत को हरा करके फाइनल में, यानी भारत रहा उपविजेता। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ईरान ने महदा, कायहान 2 और हतेफ 1 नाम की 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस शिविर में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री बैनर पुरस्कार NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की महाराष्ट्र कोर ने जीता हुआ है। और अभी तन्मय अग्रवाल ने, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इन्होंने रणजी ट्रॉफी जो अभी चल रही है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बना करके एक नया विश्व रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का और सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का भी रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है 119 गेंदों में ही। भारतीय शूटर दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में 253.7 अंक हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी क्विज और PDF इसका आप भरपूर इस्तेमाल करो, बिल्कुल फ्री में है। फ्री में आपको MJT ऐप पर इसकी फ्री PDF और फ्री क्विज मिल जाएगी। आप जाकर के उनका इस्तेमाल कीजिए। सभी महीनों की, सभी वीक्स की और सभी दिनों की यहाँ पर मिलेगी PDF और क्विज। तो MJT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अगर शहीद दिवस पूछा जाए तब आप 23 मार्च नहीं 30 जनवरी लगाएंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने पर लोग कंफ्यूजन में 23 मार्च या 30 जनवरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर केवल शहीद दिवस पूछा होता तब यहाँ पर उपरोक्त दोनों ऑप्शन जरूर दिया गया होता। अगर यहाँ पर भगत सिंह जी की पुण्यतिथि पर पूछा गया होता तब आप 23 मार्च लगाते। एक्चुअली में भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है। एक बार 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि की याद में, क्योंकि महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे नाम के एक शख्स ने गोली मारी थी, तो उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाते हैं हम लोग शहीद दिवस। और एक शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च 1931 में भारत के 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, सुखदेव थापर जी और राजगुरु जी, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मतलब फांसी दी गई थी, सजा नहीं सुनाई गई थी। सजा तो मतलब इससे 6 महीने पहले अक्टूबर में ही सुनाई जा चुकी थी। तो यानी कि अभी जो 30 जनवरी को मार्टायर डे मनाया गया, शहीद दिवस मनाया गया, ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि वाला है। ठीक है जी, याद रखना 2 बार शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हुआ था। और राजघाट दिल्ली में इनका समाधि स्थल बनाया गया है। दिल्ली के बिरला भवन में ये जा रहे थे शाम को पूजा के वक्त, नाथूराम गोडसे नाम के शख्स ने गोली मारी थी। ठीक है जी, बाकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। अगर गांधी के बारे में अगर आपको जानना है ना, एक प्रकार से एक युग के बारे में अगर जानना है, स्वतंत्रता के संग्राम के युग के बारे में जानना है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। गांधी युग पर मैंने आपको 2 वीडियो दी हुई हैं। अभी इनकी जयंती पर 2 अक्टूबर को मैंने दिया हुआ था गांधी युग 1 और गांधी युग 2। इसमें मैंने सारी घटनाओं का जिक्र किया हुआ है। अगर आप ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हो ना, तो समझ लो आपका 50% तो स्वतंत्रता संग्राम भारत का ऐसे ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग हर एक घटनाओं को मैंने टच किया हुआ है। और बड़ी बड़ी वीडियो हैं, 2 वीडियो हैं, आप जरूर देखिएगा। MJT एजुकेशन गांधी युग लिख करके सर्च करना, मिलेगी वीडियो। और इन दोनों वीडियो को आप जरूर सर्च करके देखिएगा। मैं यही कहूँगा कि पहली फुर्सत में आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें। ठीक है ना, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ों के पीछे के कारण, बहुत सारी चीज जो घटनाएं हुई हैं उनको सीरियल वाइज आपको नहीं मिलता है कहीं पर। तो इन दोनों वीडियो में मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। हर एक मुद्दों को साइड साइड से टच करते हुए ले गया हूँ। चलिए, तो कुछ महान पुरुषों की पुण्यतिथि और जयंती पर या उनसे संबंधित कुछ और भी दिवस मनाए जाते हैं, उनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर।
पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। और अभी मैंने बीच में ही बताया कि 23 मार्च को एक और शहीद दिवस मनाते हैं। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस उन्हीं की जयंती पर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर, और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाते हैं 2 अक्टूबर को, और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। ध्यान रहे यहाँ पर विश्व छात्र दिवस है, ठीक है ना। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं भारत के पहले, जो देखिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहले गृह मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी पहले शिक्षा मंत्री थे। बाल दिवस 14 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री, ये पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी जयंती पर। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर, ये पहले कानून मंत्री थे भारत के। और 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, ये 5वें प्रधानमंत्री थे। और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, ठीक है। ये सभी महापुरुषों से संबंधित दिवस है, इनको आप जरूर याद रखिए। आगे, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी ने प्रथम स्थान जीता है? तो दोस्तों, इस बार का गणतंत्र दिवस का परेड पूरा समाप्त हो चुका, जैसा कि मैंने आपको बताया है भारत पर्व के नाम से मनाया जाता है। भारत पर्व 23 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 जनवरी तक चलता है प्रत्येक वर्ष। पहले 24 जनवरी से स्टार्ट होता था, लेकिन अब पराक्रम दिवस से शुरू कर दिया गया है। तो इस परेड पर अंत में आते आते झांकियां भी निकाली जाती हैं, विभिन्न राज्यों की, विभिन्न मंत्रालयों की, और भी जो भी संस्थाएं हैं उनकी भी निकाली जाती हैं। इस बार जैसे डीआरडीओ वगैरह ने भी अपनी झांकियां यहाँ प्रदर्शित की थी। तो इस बार विजेता कौन बना? इस बार विजेता रही दोस्तों संस्कृत मंत्रालय की झांकी। संस्कृत मंत्रालय की झांकी कुछ इस प्रकार से थी। इसमें भारत को एक जननी के रूप में दिखाया गया, लोकतंत्र की जननी के रूप में। और इसमें आपको बहुत सारे मतलब दिखेंगे गुण, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि भी आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी आपको दिख जाएंगे। मतलब अपना संविधान के विविधताएं आपको दिखेंगी, कितने प्रकार की विविधताएं, और इन सबको संजोए हुए एक देश, इतना बड़ा देश जो कि लोकतंत्र की जननी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, उसकी थीम पर आधारित ये झांकी थी, भारत लोकतंत्र की जननी। और इस झांकी को निकाला था संस्कृति मंत्रालय ने, और इसे ही विजेता चुना गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। ध्यान रखिएगा, पिछली बार उत्तराखंड की मानस खंड थीम पर आधारित झांकी जो थी वो विजेता बनी थी। और उससे भी पहले अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उससे दोनों वर्ष पहले, यानी कि अभी देखो ये 2024 की है, 2023 की मानस खंड, और 2022 की और 2021 की, ये उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता हुआ था इसको, ठीक है जी। तो भारत लोकतंत्र की जननी ये थीम है, थीम भी आपसे पूछी जाएगी। आगे बढ़ता हूं। अच्छा, बाकी चीजें तो गणतंत्र दिवस पर मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं। पिछले दिनों में आप देखो, कोशिश किया करो ना डेली करंट अफेयर को रेगुलर देखो, कुछ भी देखो या ना देखो, भले से कभी कभी हो जाता है कुछ सिचुएशन वीडियो लेट आती है, लेकिन आप जरूर टाइम निकाल करके देखा करो, क्योंकि अगर आपका एक भी दिन मिस हुआ तब दिक्कत हो जाएगी। इसको आप अखबार की तरह आदत बना लो कि डेली देखना ही देखना है, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक न्यूज का जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। पिछले दिनों में जो मैंने गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बताए हुए हैं उनको रिकॉल कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जैसे जैसे कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है ना। और इसके अलावा इस बार गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी, ये सब कमेंट बॉक्स में लिख डालो जल्दी से। अगला, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए कहां के मराठा सैन्य प्रदेश को नामांकित किया है? तो दोस्तों, भारत ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए 2024-25 वाला जो आने वाला है सत्र, उसके लिए मराठा सैन्य प्रदेश को नामांकित किया है महाराष्ट्र के। ऑब्वियस सी बात है, मराठा सैन्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ही ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, नाम ही महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर देखो, विश्व विरासत सूची 2024-25, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ सर, समझ में नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में यूनेस्को की जो विश्व विरासत लिस्ट जारी होती है उसमें भारत के 42 ऐसे स्थल तो शामिल हो गए हैं,
भारत चाहता है और भी स्थल शामिल कराना। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन नॉमिनेशन की जो लिस्ट जाती है ना कि हमारे हिसाब से इनको आप विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर दो। जैसे आप देखते हो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जाती है मूवीज, तो उसमें ऑस्कर रेस में भाग लेती हैं मूवियाँ और कोई एक विजेता चुनी जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी नॉमिनेशन के लिए भेजी जाती है देशों के द्वारा, फिर बाद में यूनेस्को वाले उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर घोषित करते हैं, अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं। अभी के लिए 42 ऐसे जो साइट हैं भारत के जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से 2 तो इसी साल 2023 में शामिल किया गया। एक याद रखना शांति निकेतन को जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा जो है वो होयसला मंदिरों को जो कि कर्नाटक में है। ठीक है ना, मंदिरों की एक श्रृंखला है। तो इन दोनों को भी शामिल किया गया। इससे पहले रामप्पा और धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया था। तो अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो समझ में आ गया। अच्छा सर, अब ये बताओ इन किलों को शामिल करने के बाद फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी जो है वो यूनेस्को के हाथों में चली जाएगी। तो यूनेस्को इनको संरक्षित करेगा। साथ ही साथ जब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं शामिल, तो इनका टूरिज्म भी बढ़ेगा। भाई आप नहीं चाहोगे जाकर देखना, जैसे आप गए कहीं यहाँ पर आसपास घूमने, तो आप जरूर पता करोगे कि यार यहाँ घूमने लायक स्थल क्या है, तो बताया जाएगा वो फला किला है, वहां पर चले जाओ, वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो आप जाओगे तो टूरिज्म भी बढ़ता है। ठीक है ना। अब यूनेस्को पर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। ठीक है ना, जहाँ के वादे देते हो आईफल टावर घुमा दूंगा, ठीक है ना, बाद में पता लगता है कि कोई एसएससी भी एग्जाम नहीं निकला। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। ध्यान रहे, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज तो इसके बारे में मैंने बताया ही नहीं, जो मराठा सैन्य परिदृश्य है जिसको रिकमेंड किया गया है यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने के लिए 2024-25 के लिए, इसमें क्या क्या है? तो इसमें एक्चुअली में मराठा सैन्य परिदृश्य के थ्रू ये दिखाया गया है कि मराठा लोग लड़ते कैसे थे और लड़ने के बाद वो कहाँ कहाँ पर उनका ठिकाना था। ठीक है ना, आम भाषा में कहें तो कहाँ कहाँ पर वो ठिकाना बनाते थे अपना, कहाँ कहाँ पर किला बनाए थे। जैसे इसमें सलहेर का किला है, शिवनेरी का किला है, खंडेरी किला है, लोहगढ़ है, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग। ठीक है, कहाँ कहाँ उनका दुर्ग रहता था। ये सभी जो है जो मराठाओं की याद दिलाते हैं, वो 12 घटक इसमें शामिल हैं, 12 घटक इसमें शामिल है। ठीक है, अब इन 12 में से ऐसा नहीं है कि 12 है बहुत है। अगर महाराष्ट्र में बात करें, टोटल 390 से ज्यादा किले हैं महाराष्ट्र में, और उसमें से केवल 12 को ही अभी रिकमेंड किया गया है। इन 12 में से 8 जो हैं वो तो ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण द्वारा भी संरक्षित ही हैं। 4 जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपने पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधीन रखा है। लेकिन जब यूनेस्को की विरासत स्थल में आ जाएगा तो भाई भाव काला और ही बढ़ जाएगा। तो ये सभी 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच की संरचनाएं हैं। ठीक है जी, बाकी अब आपको समझ में आ गया सब। आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, आज है 31 जनवरी और आज लास्ट डे है टेक्स्ट बुक के इतिहास के सबसे लोवेस्ट प्राइस का। मात्र 263 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है ईयरली, और 12% का डिस्काउंट मिल रहा है बाय यूजिंग कोड MJT। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका आप इंतजार कर रहे हो एग्जाम देने का, जैसे कि भाई ALP का भी डेट आ गया है, इसके अलावा बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं साल भर आप उनका सबका यहाँ पर दे सकते हो एग्जाम, और बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार, लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है 263 में आज तक कभी नहीं आया है, तो आप जो है इसका फायदा उठाइए, और लकी यूजर्स होंगे, लकी विनर्स होंगे, उनको मोबाइल वगैरह मिल जाएगी। खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बस मोबाइल लेने के लिए खरीदो, मैं ये कहूंगा कि आपका एग्जाम है तो ये सबसे लोवेस्ट प्राइस है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हो। आगे, यूपी सरकार ने कहां पर यूपी की पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा अयोध्या में शुरू करने की बात कही है, घोषणा की है। देखो अयोध्या के तो भाई समझ लो दिन बहुत ही तेजी से आ गए। अयोध्या में जो भी कोई बड़ी अभी परियोजना लाई जा रही है यूपी में पहला करके, वो मैक्सिमम समझ लो आपका अयोध्या में ही हो रहा है। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अयोध्या को यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी होगी। जबकि अगर इंडिया की पहली सोलर सिटी पूछा जाए, अब यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर इंडिया की पहली सोलर सिटी पूछा जाए, इंडिया की,
तब तो आप बताओगे सांची। सांची कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। और अगर यूपी की पहले सोलर सिटी पूछा जाए तो अयोध्या बताओगे। ऐसे ही पहली जल मेट्रो यानी कि वाटर मेट्रो अगर पूछा जा रहा है, वाटर मेट्रो पूछा जा रहा है तो यूपी का पूछा जा रहा है, तब तो आप बताओगे अयोध्या। लेकिन अगर पूछा जा रहा है इंडिया का, तब आप बताओगे इंडिया का है केरल की कोच्चि, ठीक है ना। कोच्चि, कोच्चि में पहले चलाया गया है, केरल में। पीएम मोदी ने अभी हाल फिलहाल में कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही महीने क्या, शायद 1-1.5 महीने पहले ही उन्होंने उद्घाटन किया था जाकर के। ठीक है जी, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिलहाल मेट्रो आया है तो मेट्रो पर तो हम लोग पूरा किताब ही लिखते हैं हर बार, है ना। तो मेट्रो पर फटाफट से रिवीजन शुरू कर दो। 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी मेट्रो की भारत में। कोलकाता मेट्रो पहली मेट्रो बनी, दूसरी मेट्रो 2002 में शुरू हुई। दिल्ली मेट्रो वो दूसरी मेट्रो के रूप में शुरुआत हुई। अच्छा, कोलकाता में हुगली नदी जो है वो कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा शहर है, और हुगली नदी में ही पहली अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। ये बात ध्यान रखना, पानी के अंदर मेट्रो, ये पानी पर मेट्रो है, और वाटर मेट्रो है ये उसी प्रकार से होगी, लेकिन यहाँ पर सुरंग में यही वाली मेट्रो चलेगी, तो ये अंडर वाटर मेट्रो है। और दिल्ली वाली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो मेट्रो है वो ड्राइवरलेस मेट्रो भी वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, यानी बिना ड्राइवर के वहाँ मेट्रो चल रही है। इसके अलावा अगर सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो पुणे में स्थापित किया गया है, सबसे गहराई में मेट्रो स्टेशन। ये सभी मेट्रो से रिलेटेड है। और ई श्रीधरन, डोंट फॉरगेट नेम, ई श्रीधरन जो हैं ये हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए आगे, तो ये है वाटर मेट्रो जो कुछ इस प्रकार से पानी के ऊपर चलेगी। अच्छा, वाटर टैक्सी अगर पूछा जाए तो भैया मुंबई बताना, ठीक है ना। यहाँ पर अयोध्या में गुप्तार घाट से संत तुलसीदास घाट के बीच चलेगी, 14 किलोमीटर की दूरी होगी। एक बार में 50 यात्रियों को ले जा सकती है, एक बार चार्ज करने में 1 घंटे तक काम कर सकती है। अगर वहां पर रुका तो डुबकी लगाना या फिर इंतजार करना दोबारा से चार्ज होने का। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो पिछले दिनों में करंट अफेयर से क्यों क्यों चर्चे में रहा था। करंट अफेयर से देखो, करंट अफेयर का कंटेंट आपको इतना दे दूंगा कि आप जो है बढ़िया से 6 महीने का साथ साथ रिवीजन करते चलोगे, है ना। यहाँ करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो सारा चीज करंट अफेयर आपको दिया जाएगा। तो देखो पहले अयोध्या अयोध्या ही छांट लेते हैं। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइन लाइट की स्थापना की गई। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, और इस पर मैंने पूरा का पूरा एपिसोड बनाया हुआ है, आप जरूर देखिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। अयोध्या में स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया गया। पेइंग गेस्ट योजना भी अयोध्या में शुरू की गई। इसके अलावा अभी अयोध्या में और कोई मिल रहा है, ये यूपी का पहला सौर शहर यहाँ बना गया, मैंने आपको बता ही दिया। बाकी उत्तर प्रदेश से बच्चे खुचे कोई प्रश्न की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में यमुना नदी पर शुरू किया गया है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास सुविधा देने वाला पहला जिला बरेली है। वाराणसी में 3D डिजिटल स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित किया जा रहा है। हर घर सौर अभियान लखनऊ और वाराणसी में शुरू किया गया। गिफ्ट डीड योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। क्लियर है ना। ये उत्तर प्रदेश से स्टैटिक है, इनको आप बाद में पढ़ लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी के लिए बढ़ता हूं आगे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? अनिल कुमार लोहाटी जी को। अनिल कुमार लोहाटी नाम सुना सुना लग रहा होगा, बिल्कुल। ये रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। रेलवे बोर्ड के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी के लिए ये ट्राई के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये हैं अनिल कुमार लोहाटी जी, और इनको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 3 साल की अवधि के लिए, या फिर इनकी उम्र के 65 वर्ष पूरे होने तक के लिए। पीडी वाघेला की जगह लेंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये वही संस्थान है जो ये रेगुलेट करती है कि भैया आप कितना डाटा का रेट रखोगे, या कस्टमर के आम नागरिकों के फेवर में रख रहे हो कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप अचानक से एकदम खूब बढ़ा दो दाम, जैसे कि जियो वालों ने फ्री किया था ना, तो फिर एयरटेल वालों ने और वोडाफोन वालों ने जाकर के केस कर दिया था ट्राई के पास कि भाई ये क्या बात हुई कि ये इनके पास पैसा है तो ये फ्री ही करते जा रहे हैं। 2 महीना 3 महीना फ्री किए, फिर 3 महीना किए, फिर 3 महीना किए, तो ऐसा थोड़ा ही होगा। हम लोग भी तो है कंपटीशन में, तो हम लोग का धंधा बैठ जाएगा। तो ये सभी रेगुलेशंस कुल मिलाकर के यही संभालती है, ये बात आपको जानना होगा। सचिव टाइम पे हैं इस टाइम पर सुनील कुमार गुप्ता, और अध्यक्ष हैं अनिल लोहाटी। 1997 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, इनको भी देखते चलो। पेप्सिको इंडिया की सीईओ बनी जागृति कोटेचा।
नौसेना संचालन के महानिदेशक जिसे कहते हैं हम लोग DGNO, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, ये बने हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद जी। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक बनाया गया। अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष या कहें कि पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, इनका नाम याद रखना, ये पूछी जाएंगी। ये पहली महिला हैं क्योंकि पहली महिला रेलवे बोर्ड के 118 साल के इतिहास में 1905 में स्थापित हुआ था ना लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, तो 118 साल के इतिहास में पहली महिला यह भी नियुक्त की गई है। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के CEO हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव इंद्रमणि पांडे नियुक्त किए गए हैं। और एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील नियुक्त किए गए हैं। नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना नियुक्त किए गए हैं। अडानी पोर्ट के MD करण अडानी, निविया इंडिया के MD गीतिका मेहता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने लघु वन उपज के लिए लाभ MSP योजना शुरू की? तो दोस्तों अभी लाभ MSP योजना शुरू किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। किसके लिए? लघु वन उपज के लिए। लघु वन उपज क्या है? लघु वन उपज मतलब कि सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार, अगर मान लो उनके पास कोई ऐसी खाली पड़ी हुई जमीन है तो वहां पर छोटा मोटा वन का उत्पादन कर सकते हैं। वन का उत्पादन मतलब हाँ, ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जो दीर्घवर्षीय हों, ठीक है ना, मतलब जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं तो उनको लगाओ जिससे वनों का उत्पादन बढ़ सके, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं वनच्छादन का प्रतिशत बढ़ सके। तो इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसे। 100% स्टेट फंडेड ये MSP स्कीम होगी। MSP स्कीम का मतलब, MSP मतलब आप समझते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप देखते हो कि MSP का मतलब क्या होता है, जैसे आप गेहूं वगैरह में जब किसान वाला बिल आया था तो MSP लेकर के खूब चर्चा उठी थी। तो इसका मतलब ये MSP का ये मतलब होता है कि आप उत्पादन करो, फिर जो उत्पादन होगा तो सरकार आपसे खरीदेगी, और सरकार आपसे खरीदेगी तो आपको एक आश्वासन देगी कि भैया मिनिमम इतने दाम पर तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे, इससे कम से नहीं लेंगे। नहीं तो क्या पता कि वहां पर उत्पादन करे, उत्पादन से पहले आप कुछ और दाम बोले हो, उसके बाद उत्पादन हो तो कहो कि नहीं नहीं भैया मार्केट डाउन है, हम आपसे इतने में नहीं खरीदेंगे, तब तो किसान का घाटा हो जाएगा। इसीलिए सरकारें वादा करती है पहले ही कि हम इतना MSP रखेंगे। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना रखेंगे कि हम इतने में तो कम से कम खरीदेंगे, और ज्यादा में भी खरीद सकते हैं, है ना, अगर डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा में भी खरीद सकते हैं। तो ये है, तो होता है MSP। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि ये लाभा स्कीम जो होगी ये भी ये स्टेट फंडेड MSP के तहत होगा, और ये वनों के उपज के लिए होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब दूसरी बात, यहाँ पर लाभ का फुल फॉर्म क्या है? लघु वन जात्या द्रव्या करया। अब यही है फुल फॉर्म, बाकी आप जैसे भी पढ़ो। फिलहाल कुल आबादी का 23% ऐसा है जो आदिवासी कम्युनिटी का है, और उन्हीं के लिए खास करके लाभ पहुंचाने के लिए ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा आया है, उड़ीसा देखोगे आप यहाँ पर है मैप में, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक जी BJD बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के CM हैं, और ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार वाले नहीं। BJD JDU दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर नवीन पटनायक जी दूसरे सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा बार वाले मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार बने हैं। फिलहाल चिल्का झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये फर्स्ट रामसर साइट है, यानी कि रामसर साइट भी पहली है ये, ठीक है ना। भारत में कितनी रामसर साइट है कमेंट बॉक्स में लिख डालो। अंशुपा झील है, कांजिया झील है यहाँ पर। इसके अलावा भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मैग्रेव वन है, और दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव क्षेत्र है भारत का। पहला कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो कतर ने अभी हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश के साथ 15 साल के लिए गैस सप्लाई एग्रीमेंट किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वो कतर से अब खरीदेगा क्या? गैस। कैसी गैस होगी? LNG गैस होगी। LNG मतलब कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस, जिसे हम लोग आम भाषा में हिंदी में बोल देते हैं। तो वो होगी, कतर की एक कंपनी है उसके साथ बांग्लादेश की एक कंपनी के लिए ये डील हुई है। कतर एनर्जी कंपनी का नाम है कतर वाली, और एक्सेलरेट एनर्जी बांग्लादेश वाली कंपनी का नाम है। तो इन दोनों के बीच में डील हुआ है कि प्रतिवर्ष 10 लाख टन का ये LNG खरीदेंगे। लेकिन ये डील शुरुआत यानी डिलीवरी कब से शुरू होगी? 2026 के बाद से डिलीवरी होगी, और अगले 10 सालों तक के लिए, 15 सालों के लिए सॉरी, ये डील रहेगी।
कतर और बांग्लादेश दोनों है कहाँ पर, चलो देख लेते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप इस साइड में आओगे, पड़ोस में ही बांग्लादेश है, आप जानते हो 1971 में पाकिस्तान को यहाँ से भगाया गया था। तो ये है बांग्लादेश, और कतर को अगर आप ढूंढने निकलोगे तो कतर एक खाड़ी देश है। खाड़ी देश यहाँ खाड़ियों के पास होगा, है ना, चाहे गल्फ ऑफ ओमान है, चाहे पारस की खाड़ी हो, ये सभी खाड़ी हैं, तो इसके आसपास के देश को खाड़ी देश कहते हैं। कतर आप अगर देखोगे तो कतर ये रहा, ये छोटा सा देश है, मतलब छोटा सा, आप देखोगे भारत के किसी एक राज्य के बराबर भी नहीं है ना, भारत के किसी राज्य के बराबर का नहीं है, लेकिन तेल मिल गया, लॉटरी लग गई, तो अब ये भैया अमीर देश कहला रहे हैं। दोहा में इसकी राजधानी होती है, और कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। तो कतरी रियाल यहाँ की करेंसी होती है। और यहाँ के आमिर के बारे में पूछा जाए, यहाँ के आमिर कौन है, तो वह है तमीम बिन हमद। कौन है, तमीम बिन हमद जो है यहाँ के आमिर हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें उसकी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में आप जानते हो, इधर आ जाओ, बांग्लादेश में आप जानते हो कि पीएम शेख हसीना है, और अभी पीएम शेख हसीना से एक क्वेश्चन आया था कि ये सबसे लंबे कार्यकाल वाली एक्टिव जो पावर में रहने वाली ये महिला बन गई हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ की प्रधानमंत्री हैं, और ढाका यहाँ की राजधानी, सॉरी मुद्रा होती है, ढाका यहाँ की राजधानी होती है। क्लियर, भारत अपना सबसे लंबा बॉर्डर इसी से शेयर करता है, बांग्लादेश से ही, ठीक है, ना चाइना ना पाकिस्तान, भारत सबसे लंबा बॉर्डर किससे, बांग्लादेश से शेयर करता है, ठीक है, स्थल वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम नाम की पुस्तक का पहला खंड लॉन्च किया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम ये बुक लॉन्च किया है अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ये सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं असम के। इन्होंने अभी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम वॉल्यूम 1 लॉन्च किया है, जिसमें 1947 से 1971 तक का यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री बताया गया है असम के बारे में, ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं कि 3 वॉल्यूम में लॉन्च करेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ये तीनों वॉल्यूम आ जाएगा 2025 तक, ठीक है। हो सकता है 2025 में चुनाव आने वाला हो। फिलहाल यहाँ 2025 तक जाएगा ये तीनों संस्करण, और इसमें ये पॉलिटिकल हिस्ट्री बताएंगे असम की। इसका ये पहला संस्करण ये लॉन्च कर दिए हैं। और इसको लिखा किसने है, इसको डॉक्टर राजेंद्र शौकिया ने लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहास कांग्रेस आधुनिक भारत अनुभाग के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र शौकिया के द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक, ध्यान रखिएगा। लॉन्च करता कौन रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस कंपनी को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया। तो एनटीपीसी लिमिटेड एक बार फिर से बन गई है भारत की टॉप एम्प्लॉयर कंपनी। तो टॉप एम्प्लॉयर कंपनी 2024 का अवार्ड गोज टू एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये टॉप एम्प्लॉयर बनी हुई है इन इंडिया। टॉप एम्प्लॉयर बनने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर एचआर बेस्ट प्रैक्टिस हो, या फिर यहाँ पर ऑडिट बढ़िया से हुआ हो, वैलिडेशन ऑफ ऑडिट, या फिर यहाँ पर एम्प्लॉयज़ से बढ़िया से बिहेवियर हो, एम्प्लॉयज़ को जो सुविधाएं दी जाती हैं, या निकलने की सुविधा, आने की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती है, सर्वे किया जाता है, और उसके बाद फिर ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि पा गए हैं एनटीपीसी वाले। एनटीपीसी को सिंगापुर में ये अवार्ड मिला है। स्थापना इसकी 1975 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, महानिदेशक हैं गुरदीप सिंह जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है क्या, एक महारत्न कंपनी। कुछ दिन पहले याद हो तो इसने हाइड्रोजन कुकिंग का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, हाइड्रोजन कुकिंग का एक सॉल्यूशन प्रदान किया था कि भैया हाइड्रोजन से भी कुकिंग की जा सकती है। कुकर इसके लिए बनाए थे, लेकिन वो अभी बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब 2024 जीता, किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता। इसको जीत लिया है दोस्तों मनदीप जांगड़ा ने। मनदीप जांगड़ा जो कि 30 साल की इनकी एज है, और भाई साहब आज तक कभी हारे नहीं हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के इतिहास में। मुक्केबाज हैं ये, और ये कभी हारे नहीं, ये वाले हैं कभी हारे नहीं है, भारतीय हैं ये, ठीक है ना। ये भी एक अद्भुत रिकॉर्ड है, देखना है इनका रिकॉर्ड कब तोड़ता है। फिलहाल नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब। ध्यान से देखिएगा, एक इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी होता है, वो दूसरी चीज है, वो टीम का इवेंट है, टीम का टूर्नामेंट है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब है, अमेरिका में होता है, और यहाँ पर इसे पूरा नाम वैसे इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट कहा जाता है। तो इसका आयोजन किया गया, और इसको जीत लिया मनदीप जांगड़ा ने। मनदीप जांगड़ा आजकल ट्रेनिंग ले रहे हैं रॉय जोन्स जूनियर से, जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं। फिलहाल
भारतीय ये बॉक्सर हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बना और मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छे लगी होगी करंट अफेयर आज की। और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक वीडियो देखते हैं, डेली के डेली देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। पता नहीं कौन सी गुस्सा है, मैंने उनकी कौन सी भैंस खोल ली है। सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ देखो एसएससी कॉम्बो बैच लॉन्च हो चुका है और एसएससी कॉम्बो बैच जो है 1 फरवरी से ये चालू हो जाएगा। तो आपके लिए आखिरी मौका इसके लिए भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मात्र 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जीएस का कंप्लीट सिलेबस है। डेमो अवेलेबल करा दी गई है और इंट्रोडक्शन भी दे दिया गया है। आप जाकर के ऐप में सारा कुछ देख सकते हो कि इसमें आपको क्या मिलेगा, कैसे कवरेज होगा, और साथ ही साथ डेमो कैसा है, पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्लास नोट्स कैसे मिलेंगी, वो सब जाकर के आप ऐप पर देख लो फ्री में, ठीक है ना। तो फ्री डेमो इज अवेलेबल, आप जाकर के देखिए। कंटेंट के पीछे भागिए, भीड़ के पीछे नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भेजी जाएगी, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर आप रिवीजन कर लेना। कल मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेस्टिवल में सबश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता, तो 12वीं फेल ने जीता। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री का शपथ किसने ग्रहण किया, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये बने हैं उप मुख्यमंत्री, जो कहते थे कि जब पगड़ी बांध लिए हैं और तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक सरकार नहीं गिरा देंगे। बाद में पता चला कि खुद ही सरकार में आ गए। फिलहाल आगे आज आपको क्या बताना है, मौज लेते रहना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मौज लेते रहो। ये लोग भी मौज कर रहे हैं जब जनता के साथ, तो आप लोग भी मौज करो इनके साथ। आज क्वेश्चन बताइए क्या है। आज का आपको बताना है प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। दूसरा आपको बताना है कि वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप। थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए। हमारी किताब भी अभी अवेलेबल है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन पर जा करके, और बाकी जा करके रिव्यू वगैरह देख लेना यहाँ पर। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन की वीडियो में, अगले दिन की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।